and my dear students, how are you all? Hope so you all are fine. So students, as you know, our chapter how do organism reproduce is going on. हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसका हम 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 75 कैसे? पहले हमारे चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो हमने एसेक्सुअल खत्म कर लिया एंड देन सेक्सुअल। देन सेक्सुअल 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ हम प्लांट्स में खत्म कर चुके हैं, तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है? एनिमल्स स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है बेटा? एनिमल्स स्टार्ट करना है। एनिमल्स में भी हम काफ़ी मतलब इसको पार्ट्स में ही पढ़ेंगे, तो हम चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन पता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है ना, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपको अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, जिसको रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझ में आ गया, उसको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारी सारी बेसिक टर्म्स वहीं से स्टार्ट हुई थी। गैमेट, जर्म सेल्स, गोनाड्स, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन, मेटिंग, ये सब हमारी जो बेसिक टर्म्स है, मैं इनको दोबारा नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे कोर्स भी कराना है। ठीक है, और जब मैंने इसे आपको लास्ट 2 वीडियो में सब कुछ कई बार एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो वीडियो देखनी होगी अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और इन ह्यूमंस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, 2 तरह का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, which is the external one and the internal one. External reproduction and the second one is internal reproduction. I don't know ये टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसा होता है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, और इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। नाम से पता लग रहा है हम एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ड नहीं आता। ठीक है, तो चलिए एक्सटर्नल और इंटरनल लिख लेते हैं। एक्सटर्नल का क्या होता है? व्हेन fertilization takes place outside the body. It is called external fertilization. Example, fishes. Okay, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, जो मेल गैमेट होते हैं वो भी वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो भी वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, और वो आपस में मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे पानी है ये, ठीक है, इट्स वाटर, और कहीं से बहता हुआ किसी मेल फिश का क्या आ रहा है? गैमेट आ रहा है, मेल गैमेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई फीमेल गैमेट प्रेजेंट है किसी फिश का, तो ये आगे क्या कर जाएगा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा इन द वाटर, नॉट इन एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी, नॉट इन एनी लिविंग बॉडी। सिर्फ कहाँ पे करेगा? ये एक नेचुरल मीडियम में करेगा, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा उसको, फ्यूज करेगा। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? हमारा कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस inside the female body. जब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब मुझे पता है कब सारे बच्चे तो कह रहे होंगे इसमें फर्टिलाइजेशन बोल रही है, बता रही है क्या ऐसा नहीं है, तो ये सब मैं पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। इफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन अ फीमेल बॉडी, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे ही बेबी की ग्रोथ होगी।
या न्यू ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ होगी। यहाँ पे अगर फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो बेबी जो ऑफस्प्रिंग है उसकी ग्रोथ भी कहाँ पे होगी, उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो कहाँ पे होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा, किसी भी लिविंग सेल के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस, फ्रॉग, काफी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एव्स, जितनी भी हमारी एव्स हैं, डॉग, कैट, इन सब में ही क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और वहीं पे ही जो उनका न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू प्रोजेनीज है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो बेटा ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक्सटर्नल वन एंड द इंटरनल वन। तो हमें एक्सटर्नल तो करना नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल तो हम नहीं करेंगे, वो हमारा हायर क्लासेस में आएगा। आज हमें किसको डिस्कस करना है, हमारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करना है। दैट्स मीन जो फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, ह्यूमंस में होगा। तो अब मैं आपको लाइन टू लाइन, तो आपको पता है मैं कभी नहीं पढ़ाती हूँ आपको, मैं तो सीधा कंसेप्ट पढ़ाती हूँ। चलो, तो होगा क्या, मैंने आपको बताया था जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव, मेन मुद्दा क्या है, फ्यूज कराना। मेन मोटिव क्या है, फ्यूज कराना। फ्यूजन होते ही टॉपिक खत्म, जैसे ही फ्यूजन हुआ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल या मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स को क्या कराना है, फ्यूज कराना है। ठीक है, इससे पहले जितना भी कंसेप्ट आता है वो मैंने सब पढ़ा दिया है आपका। मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, गैमेट्स, ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी, ठीक है, और जी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये मैंने सब बता दिए हैं। मेल्स में जो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है टेस्टीज, अगर याद हो, जो ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टीज, और जो सेल्स हैं वो होती हैं स्पर्म्स। टेस्टीज में ही क्या बनती हैं, स्पर्म्स बनती हैं। और अगर बात करती हूँ फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है ओवरीज, और ओवरीज में क्या बनता है, अवम या फिर एग। ठीक है, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया है, तो ध्यान से अपनी बुक्स में पढ़ लेना। तो चलो अब हम हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और इंटरनल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सेल्स की शेप, सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती कैसी हैं। ठीक है, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम उनका फ्यूजन कराएंगे। ओके, सबसे पहले, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कैसी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कैसी होती है, वो सब हमें देखना है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में वैसे चारों स्ट्रक्चर्स गिवन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स भी। तो स्टूडेंट्स जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो समवॉट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सेल देख लेते हैं वो किस तरह से होगी। ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, द हेड पार्ट, द नेक रीजन एंड द टेल रीजन। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, हमें तो इतना दिख भी रहा है बट एक्चुअल में ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है। ठीक है, ये मोटाइल हमेशा रखना, जो मेल जर्म सेल होती है वो हमेशा मोटाइल होती है, चाहे हम किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये मैं डिजाइन भी बना रही हूँ, ये होते ही ऐसे हैं, अगर आपको लगे कि मैं डिजाइन बना रही हूँ, आपकी बुक्स में भी कुछ इस तरह से ही गिवन होंगे। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस सेल है ये, सेल में न्यूक्लियस डेफिनेटली मिलेगी। ये होता है एक्रोसोम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा हेड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ये, दिस वन इज द
head part. This one is the middle part. ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्पर्म को, ये तो पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती है, स्पर्म। तो ये मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी में जाता है, वहाँ पे उसको पूरा पाथ फॉलो करना पड़ता है, तो उसके लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस वन इज टेल। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसका स्ट्रक्चर है ये स्पर्म का। एंड देन नाउ अवम। दिस वन इज न्यूक्लियस। अगर याद हो प्लांट्स में भी हमने न्यूक्लियस की बनाई थी, न्यूक्लियस से तो फ्यूज कराना था, और जैसे ही न्यूक्लियस से फ्यूज कराया एकदम न्यू प्रोजेटिव्स बन गए थे, ठीक है। दिस इज आउटर लेयर दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ओके। एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ओके। तो क्लास ये होते हैं हमारे सेक्स सेल्स के स्ट्रक्चर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल्स के स्ट्रक्चर। अब हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज कराना ही हमारा मेन मोटिव रहेगा। एक इसका स्ट्रक्चर है अवम, अवम को हम और क्या कहते हैं, एग भी कहते हैं। आई नो मेरे डायग्राम काफी रफ होते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल इतने सुंदर सुंदर डायग्राम नहीं बनाती, लेकिन मेन मोटिव होता है आपको समझाना, और मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ जाता है। मुझे किसी और से तो कुछ कंपैरिजन नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। सो दिस वन इज द मेल जर्म सेल एंड दिस वन इज द फीमेल जर्म सेल। तो अब मेन मोटिव क्या रहेगा, इस न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस नंबर 1 एंड द न्यूक्लियस नंबर 2 को आपस में क्या कराना बेटा, फ्यूज कराना, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। और जैसे ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे 1 और 2, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और हमें पता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम बेटा, ये क्या है आपका स्पर्म जो मेल्स में बनता है, ठीक है। और मेल्स में किसमें बनेगा, हमेशा याद रखना, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होती है टेस्टिस। विच वन, टेस्टिस। कौन सा होगा, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनेगी, स्पर्म्स बनेंगी, ठीक है। और जो अवम होगा, अवम किसमें बनेगा, ओवरीज में। तो मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सभी स्ट्रक्चर के नेम डायग्राम में मेंशन है, कुछ इतना हार्ड नहीं है उसको पढ़ना, और ना ही वैसे वो इतना 11th में आता, सॉरी 9th में वो इतना पूछा जाता है कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। तो वहाँ पे आपसे सिर्फ एक ऑर्गन का फंक्शन पूछेगा, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन, वो स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। एंड द सेकंड वन इज टू मेंटेन द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 35 डिग्री सेल्सियस। फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, कम से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तभी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर रहता है वो 34 to 35 रहता है, बाकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो खैर मुझे आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट बताने थे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है टेस्टिस,
देन वास डिफरेंस एपिडिडाइमस वासा इफ्रेंशिया वासा रेक्टा and then penis. Penis is the common opening for urine and sperm. पेनिस से ही यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी पास आउट होती है, ठीक है। मेल्स में एक ही कॉमन ओपनिंग होती है और फीमेल्स में दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं। यूरिन के लिए यूरिनल ओपनिंग होती है एंड फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म देयर इज द डिफरेंट ओपनिंग विच इज नोन एज सर्विक्स और वजाइना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता क्या है, उसमें आपके जो आएंगे सबसे पहले आता है ओवी, देन फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट यूट्रस, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना। ओके, सो ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट ऑर्गन। दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट, बट द मेजर ऑर्गन इज दैट, एंड दिस इज द कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट द मेजर इज दैट। ओके, तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, वो डायग्राम देख लीजिए कि इसमें होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह, इसको आई थिंक आई शुड इरेज दिस। चलिए देखते हैं हम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से होगा। This one is better. Okay. तरह का स्ट्रक्चर होता है। आई नो इट्स नॉट प्रॉपर बिकॉज आई डोंट हैव एनी बुक। ओके, बट आई थिंक आपको समझाने के लिए तो इनफ है ये। ओके, दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज फैलोपियन ट्यूब, this one is uterus, which is made up of 3 layers: the ectometrium, endometrium and myometrium. This one is cervix, and here it's vagina. ठीक है, तो ये सब पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। जिसपे मेरे पास एक बुक है, मैं आपको उसे दिखाई देती हूँ। ये वो आपकी स्टैंडर्ड की बुक तो नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड की बुक है, बट आपको आइडिया हो जाएगा द प्रॉपर डायग्राम।
see this. Let's see this structure. This one is ovary. ठीक है, ये क्या होता है, ओवरी होता है. देन दिस वन इज फलोपियन ट्यूब. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, फलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, ओविडक्ट के बाद ये क्या आता है पोर्शन, ये यूट्रस का पोर्शन होता है जो 3 लेयर से मिलकर बनता है. द एक्टोमेट्रियम, द एंडोमेट्रियम एंड द मायोमेट्रियम. उसके बाद ये सर्विक्स या सर्विक्स ओपनिंग होती है. एंड देन दिस वन इज वजाइना. ठीक है, आपकी में इतना डिटेल में नहीं है कि फलोपियन ट्यूब के भी काफ़ी सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये आपकी में नहीं है. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, मेल बॉडी से जब कोपुलेशन होता है तो जो स्पर्म है, ठीक है, क्या होता है, जो स्पर्म होती है, स्पर्म वजाइना के थ्रू यहाँ से, ठीक है, स्पर्म क्या करेगी, देखिए यहाँ से मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसको ध्यान से देखना. जब भी कॉपुलेशन होता है या मीटिंग होती है या फीमेल कंसीव करती है तो उस टाइम एक्चुअल होता क्या है कि मेल बॉडी में जो पेनिस होती है, पेनिस किसके, वजाइना के कांटेक्ट में आती है. और जैसे ही पेनिस वजाइना के कांटेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म टेस्टिस में बन रही हैं वो कहाँ पे आएंगी, वजाइना के थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस, एंड देन यूट्रस के थ्रू कहाँ पे आती हैं वो, फलोपियन ट्यूब में. ठीक है, कहाँ पे जाती हैं, फलोपियन ट्यूब, और फलोपियन ट्यूब में जाके वो रुक जाती है. ऐसे ही यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ओवरी में क्या बन रहा है, अवम बन रहा है. ठीक है, ओवरी में क्या बन रहा है, अवम. तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हर 28 डेज पे, एट एवरी 28 डेज पे क्या होता है, जो ओवरी है वो रप्चर होती है, वो ब्रस्ट होती है, फट जाती है. और क्या होता है, यहाँ पे जो अवम बन रहा है, जो एग बन रहा है, वो यहाँ से रिलीज होके फलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ पे जाके रुक जाता है. अगर यहाँ पे अवम है और अवम रिलीज हो रहा है, अवम का रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी, द रिलीज ऑफ अवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन. जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो अवम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फलोपियन ट्यूब में, और फलोपियन ट्यूब में ही यहाँ से क्या आ जाएगी, स्पर्म. जैसे ही अवम और स्पर्म पास आते हैं तो क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है. ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, फ्यूजन. और यही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सडनली क्या होगा, यहाँ पे भी ये कुछ इस तरह से बनाओ. ठीक है, यहाँ पे अवम है और यहीं पे क्या रहा है, स्पर्म. ठीक है, अवम का स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था ना, तो यहीं पे इसको स्पर्म आता है, वो इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है. तो यही होता है यहाँ पे ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. पहले आपको इतना पढ़ना है, वरना सब कुछ दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी. बस याद रखना कि ओव्यूलेशन क्या होता है, द रिलीज ऑफ अवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन. जब भी ओवरी से अवम रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं. अगर यहाँ पे स्पर्म मिल रही है, स्पर्म की मेटिंग हो रही है, तो बेटा वो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन. बट अब यहाँ पे दो और अगर स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फर्दर कुछ प्रोसेसेस आएंगे जिसमें फिर क्या हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेफिनेटली अब ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो फिर ऑफस्प्रिंग बनना शुरू हो जाता है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होती हैं जब स्पर्म अवेलेबल नहीं होते, कि ज़रूरी नहीं हमेशा स्पर्म हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा. ठीक है, उसको हम कल करेंगे. तो तब तक आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए. ठीक है, और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना. ओके.